चर्चा का विषय है चैप्टर 14। इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ, है ना। अब हर एक चैप्टर की भांति इस चैप्टर में भी एक महत्वपूर्ण कोट दिया गया है जो कि कौटिल्य जी का है। आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है, ये कौटिल्य जी ने कहे हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं हर एक चैप्टर की भांति। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, पहला सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों यानी कि सेक्टरों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है, यानी कि अलग अलग आर्थिक गतिविधि को किस प्रकार से अलग अलग समूह में बांटा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, यह तीन क्षेत्रक सेक्टर आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो तीन क्षेत्रक जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक जैसे कि कृषि वगैरह हो गया, द्वितीयक क्षेत्रक हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तृतीयक क्षेत्रक में सर्विस सेक्टर आता है। तो वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक इसमें परिचय दिया है। अध्याय 13 में हमने दो प्रकार की गतिविधियों के बारे में सीखा, आर्थिक और गैर आर्थिक, यानी कि वह काम जिससे हमें आर्थिक लाभ हो वो आर्थिक है और जिससे हमें आर्थिक लाभ ना हो रहा वो गैर आर्थिक गतिविधि है। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी जाना है। इन गतिविधियों को भली भांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि इनका आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अब यहाँ पर बात एक बताई गई, मौद्रिक मूल्य क्या होता है। किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में मापा जा सकता हो उसे उसका मौद्रिक मूल्य कहते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। इसमें दुकानें हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऑफिसेज हैं, रोड पे कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग सामान लाद रहे हैं, उतार रहे हैं। इन सारे चित्रों को देख करके आपको आपके मार्केट प्लेस का एक नज़ारा याद आ रहा होगा। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है। उदाहरण के लिए पहले समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजारों के निर्माण, मिट्टी बर्तन बनाना, कपड़े बुनना इत्यादि गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई उन आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और ड्रोन का निर्माण, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना और रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना आदि। इन सभी गतिविधियों के वर्गीकरण में हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि ये कैसे कार्य करती हैं और इनके मध्य क्या संबंध, क्या इनके मध्य आपस में क्या संबंध है। आगे है आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्णन, यानी कि आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों के हिसाब से कितने रूप में बांटा जाता है। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें आर्थिक क्षेत्रक कहते हैं। यानी कि कई सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें समानता पाई जाती है और उन समानता के आधार पर उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और उस ग्रुप को ही उसका आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसको मुख्यतः तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। यानी कि आर्थिक क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्रक हैं। इन क्षेत्रकों की मुख्य गतिविधियों को पृष्ठ 197 पर चित्रों में दिखाया गया है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राथमिक आर्थिक गतिविधि क्या होती है। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्रक जिसमें उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है उनको हम आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि में क्षेत्र में अन्न, सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियाँ, कुक्कुट पालन, फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ हैं।
प्राथमिक क्षेत्रक उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है उनको आर्थिक गतिविधि कहते हैं, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी आदि। यानी कि उन गतिविधियों का समूह जिनमें हम सीधा प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर तीनों क्षेत्रों के वर्गीकरण को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक क्षेत्रकों का वर्गीकरण, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक होता है। प्रथम क्षेत्रक में कृषि, द्वितीयक में निर्माण, तृतीय में स्वास्थ्य देखभाल, है ना, इसको दिखाया गया है। फिर प्रथम क्षेत्रक में खनन, मछली पकड़ना और मुर्गी पालन और साथ में वानिकी वगैरह प्राथमिक क्षेत्र का ही हिस्सा है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, जलापूर्ति, सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन। तृतीय क्षेत्र के नीचे आप अगर देख रहे होंगे चित्रों में तो स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उपयोगी सामग्री का संचरण, परिवहन, संचार, बैंकिंग, परिवहन आदि शामिल है। कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि कुछ मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्रक से हैं। नीचे प्राथमिक क्षेत्रकों के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दिखाया गया है। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे ग्रीन हाउस खेती की बात की गई है, खनन को प्रदर्शित किया गया है, मछली पालन को दिखाया गया है और वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री को दिखाया गया है। सारे के सारे आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र हैं और इसको लास्ट में आपको पशुपालन के उदाहरण के रूप में भी दिखाया गया है। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? द्वितीय गतिविधियाँ ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं से वो अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनको द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियां या द्वितीय क्षेत्रक की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण तथा पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इसमें उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का निर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं तथा स्वयं उपभोग करते हैं। द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना, चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना इत्यादि भी शामिल किया जाता है। इसी प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाते हैं, कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं और लौह अयस्क इस्पात बनता है, जिससे कार, ट्रक इत्यादि जैसे मोटर वाहन बनते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में और क्या है? उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण द्वारा इसके बिक्री या उपयोग हेतु तैयार किया जाता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र के कई अन्य उदाहरण यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी को दिखाया गया है, वस्त्र कारखाने को दिखाया गया यानी कपड़े की फैक्ट्री जहाँ पे कपड़ों का उत्पादन होता है, औषधि कारखाने की दवा की फैक्ट्री और फर्नीचर निर्माण इकाई को दिखाया गया है। ये सब द्वितीय क्षेत्र के भाग हैं। भारत में 2022 के दौरान उत्पादित इकाइयों की संख्या के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यात्री कारें यानी कि जो कार वगैरह होती है, पैसेंजर्स कार्स होती हैं, उनमें आंकड़ों के हिसाब से 45 लाख की बिक्री हुई, उत्पादन हुआ। वाणिज्यिक कार्य जैसे कि वाणिज्यिक वाहन, ट्रक वगैरह 1.3 लाख, तिपहिया वाहन 8.6 लाख, दोपहिया वाहन 2 करोड़, है ना। ये डेटा आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से वाहनों का निर्माण भारत में 2022 के आंकड़ों के आधार पर हुआ था। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। वह सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती हैं। यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बिजनेस, व्यापार और एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली गतिविधियों को हम तृतीय क्षेत्र की टर्टियरी सेक्टर या फिर हम उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है तो वो कोई निर्माण नहीं कर रहा है ना, परंतु जो वस्तुएं निर्मित हुई हैं उसको उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम ट्रक चालक ही कर रहा है। इसलिए तृतीय क्षेत्र के यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता और विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है।
तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न इत्यादि की भी मरम्मत और सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत करते हैं। बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। इसी प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, हवाई अड्डा, दुकान, वेयर हाउस आदि सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का अनुपम उदाहरण माने जाते हैं। इन सभी को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है उन गतिविधियों का समूह। तृतीय क्षेत्र क्या है? उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रकों के संपूरक रूप में इन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं के रूप में शामिल किया जाता है, उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। गोदाम क्या है? विशाल इमारतें जिसमें उत्पादों को बेचने, उपयोग करने या दुकानों में किराए पर देने से पहले रखा जाता है, उसे हम कहते हैं गोदाम। तृतीय क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, रेस्टोरेंट में सेवाएं प्रदान करना, हवाई अड्डों का संचालन, खुदरा भंडारण, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र पर निर्भर हैं। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता क्या है, यानी कैसे सारे क्षेत्रक एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां आर्थिक क्षेत्र प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं और एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं, जहां हम यह समझेंगे कि ये तीनों क्षेत्र कैसे परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। डेयरी सहकारिता, खेत से थाली तक। इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों के खुशी में रंभाने की आवाज़ सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दूहते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान मिल जाता है। हालांकि 50 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल नाम के एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। 1940 के आरंभ में आनंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। वह चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नज़दीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है, फट जाता है। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो किसानों से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते और इसे बाजार में बेच देते थे। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगी या उत्पीड़ित अनुभव का सामना करते थे। वर्गीज कुरियन को यहाँ पे दिखाया गया और त्रिभुवन दास पटेल को दिखाया गया है, जिन्होंने अमूल के निर्माण और ऑपरेशन फ्लड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डेयरी क्या होता है बच्चों? एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है, उसको डेयरी कहते हैं। आपके आसपास डेयरी होगी, है ना? तो डेयरी पे क्या क्या मिलता है, कैसे काम होता है, किसान वहां पे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है वहां पे दूध का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग भी हो रही हो, तो वहां पे आप विजिट करिए और देखिए डेयरी किस प्रकार से काम करती है। बिचौलिया कौन होता है? व्यक्ति जो उत्पादकों से सामान खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उनको बिचौलिया कहते हैं, जिसके लिए वो अपना शुल्क लेते हैं। अब आनंद की कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे तथा दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना। अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल अधिवक्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन एक इंजीनियर जो मुंबई में के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, के नेतृत्व में की गई थी। इस प्रयास ने किसानों विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया तथा दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने इन सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए, जैसे दूध का उत्पादन, पाश्चुरीकरण और बिक्री। इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। उन्हें अब बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और वो एक बड़ा परिवार बन गए। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठनों से लाभ को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए।
जब दूध की मात्रा अधिक हो गई तब किसानों इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्हें आणंद में एक दूध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना आरंभ किया। वर्तमान में इस सहकारी संगठन के पास अनेक दूध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। इनके बाद इन उत्पादों का विपणन किया जाता है और पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। है ना आश्चर्य की बात? क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को दूध बेचने के लिए दूहते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक विधि कहते हैं, क्योंकि दुग्ध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत गाय मवेशी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखाने में से एक तरल रूप से अन्य खाद्य रूपों जैसे कि दूध का पाउडर, घी, पनीर, मक्खन और अनेक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। अमूल अपने द्वारा निर्मित सफेद उत्पादों का क्या करता है या इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों, लॉरियों, रेल, वायुयान या परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है, जिसे गुजरात एवं भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों और गाँव की दुकानों में दूध तथा दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन और खुदरा विक्रेता तृतीयक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित होते हैं। तो इस एक कहानी में हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के उदाहरणों को देख लिया। खुदरा क्या है? माल की बिक्री को थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोगकर्ताओं तक पहुँचाना और जिसका उद्देश्य माल का पुनर्विक्रय नहीं है। निर्यात वस्तुओं और सेवाओं को किसी एक देश में उत्पादित होती हैं और उन्हें किसी अन्य देश के क्रेताओं या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, तो उसको हम निर्यात कहते हैं। नीचे गए चित्रों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पेपर कैसे बनता है ना, और लकड़ी का उसमें क्या अहम रोल है, लकड़ी को किस प्रकार से पेपर बनाने में प्राथमिक स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। इस चित्र में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा चरण दिया गया। सबसे पहले चित्र में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस वाले चित्र में, इसमें पेड़ की कटाई हो रही है, फिर उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उनके लॉग बनाए जा रहे हैं, फिर उनको लाद करके पेपर की फैक्ट्री में भेजा जा रहा है, फिर पेपर की फैक्ट्री में पेपर बन रहा है। पेपर की फैक्ट्री से तैयार पेपर को फिर प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस में उसकी छपाई हो रही किताबों की छपाई होने के बाद में अंतिम में, यानी कि इस वाले चित्र में आप देखेंगे तो ये बुक सेलर के पास पहुंच जा रही है, जहां से आप जा कर के किताब को खरीदते हैं। तो ये जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसकी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। पेड़ों से लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की इस प्रक्रिया की कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती अगर यह तीनों क्षेत्र के एक साथ काम नहीं करते। यानी कि कोई भी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने के लिए तीनों क्षेत्रकों का आपस में सामंजस्य होना जरूरी है, जिसके लिए हमने दो प्रकार के उदाहरण अभी देखे। पहला तो पेपर निर्माण का और दूसरा आनंद मिल्क फेडरेशन का आपने यहाँ पे देखा है ना। आपके विद्यालय की कक्षाओं में और कार्यालयों में हम कागज का विभिन्न प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से आपने क्योंकि अभी देखा कागज़ कैसे बनता है, पेड़ों से बनता है। आप ज़्यादा कागज़ का, पेपर का दुरुपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ों की ज़्यादा कटाई होगी। ज़्यादा पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ज़रूरी क्या है कि पेपर या कॉपी को, अपनी बुक को कैसे यूज करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है ना, कम से कम पेपर ख़राब करना है। तो उन चीज़ों के बारे में आप हमें चर्चा करके बता सकते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। ये क्लास 6 के SST का नई बुक पर आधारित 14वां और आखिरी चैप्टर था। पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे चैप्टर आपको सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। कहीं पर आपको इस सीरीज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ भी ऐड करना है तो आप हमें कमेंट कर बताइए। कहीं पर कोई मिस्टेक लगी तो उसे बताइए, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अब अगली सीरीज में हम नए क्लास की नई बुक के साथ में। तभी के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमने इस समरी को भी देखना है। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के तीनों क्षेत्रकों के बारे में बात की। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों से इन तीनों क्षेत्रकों की आर्थिक गतिविधियों को हमने समझा और जाना। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं, कैसे तीनों सामंजस्य मिलाकर के देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।